हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रमन लूथरा। इस चैनल में हम सेबी ग्रेडेड पेपर 2 के बारे में पढ़ाई डिस्कशन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। आपके कोर्स के अंदर दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, जो कि अब मर्ज होकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बन गए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है सर, हमें समझ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर चीज़ को इंपॉर्टेंट बोलते हो, बेटा इंपॉर्टेंट है तभी बोलता हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर, इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हम दो बातें कवर करेंगे। एक एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट को जब हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट में क्या आएगा, हम इसमें बात करेंगे रिकॉग्निशन की। हम एसेट के बारे में उसके रिकॉग्निशन की, कि हम इस एसेट को एसेट मानते हैं। उसके हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, जो इनिशियल हमारा कॉस्ट लगा, और बाद में अगर हमने उसके ऊपर कॉस्ट लगाई, उस कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं या फिर वो रिपेयर्स के अंदर जाएगा है ऐसा। हाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। और मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन, उस पर्टिकुलर जब हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट में क्या क्या अमाउंट, क्या क्या कौन कौन सी चीज, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, और कितने तक का अमाउंट को हम कैपिटलाइज करेंगे, वो बात। यह है मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन। मेजरमेंट एट, अभी इसके बाद आएगा आफ्टर रिकॉग्निशन। हमने एक पर्टिकुलर एसेट को रिकॉग्नाइज कर लिया है, सब्सिक्वेंट अगर हम अभी उसकी हम वैल्यू को ऊपर या नीचे कर सकते हैं तो उसका क्या स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, इसमें दो बातों में डिवाइडेड है, कॉस्ट मॉडल और एक है रिवैल्यूएशन मॉडल। हम दोनों को आज पढ़ेंगे। इस स्टैंडर्ड का दूसरा पार्ट है डेप्रिसिएशन। इस डेप्रिसिएशन पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और डेप्रिसिएशन के अंदर क्या क्या है, कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, कितने पीरियड में उस डेप्रिसिएशन को लेना है, मेथड्स क्या क्या है, और ये चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज, और इम्पेयरमेंट। मैं आपको इम्पेयरमेंट के बारे में बस एक चीज बता रहा हूँ कि इम्पेयरमेंट होता क्या है। डेप्रिसिएशन आपको समझ में आता है कि हमारे एक पर्टिकुलर एसेट क्या उसकी पूरी लाइफ के अंदर उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, जितना हम यूज कर रहे हैं उस हिसाब से हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड या डब्ल्यूडीबी बड़े सारे मेथड हैं। ठीक है, ये इम्पेयरमेंट क्या हो गया। इम्पेयरमेंट, अगर मेरा कोई एसेट, एक मेरे एसेट की कैपेबिलिटी ही खत्म हो जाती है, आगे से वो एसेट मेरे को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देने ही नहीं वाला, तो मैं उसको आज ही उसकी वैल्यू को ड्रास्टिकली कम कर दूंगा, उसको मैं इम्पेयर कर दूंगा। तुम एसेट तुमसे नहीं हो पाएगा। इम्पेयरमेंट का मतलब ये है कि उसकी परमानेंट वैल्यू में रिडक्शन। कोई एसेट बेटा खराब हो गया, ठीक है, मेरे को पता आगे से इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तो मैं पूरे एसेट को राइट ऑफ करके अपने बिल में कह दूंगा मेरा एसेट इम्पेयर हो गया, अब इनसे नहीं हो पाता कुछ भी। ओके, आज हम इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है सर, हमें पढ़ा हुआ आज। हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टैंजिबल आइटम्स। सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? नहीं है। ठीक है, ये क्या चीज है, दीज आर हेल्ड फॉर यूज। इसके अंदर अभी जब हम इन्वेंट्री और हमने रिकॉग्निशन पढ़ा था उसके अंदर अलग चीज थी। इसके अंदर क्या है, इसको हमने होल्ड कर रखा है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन में यूज आ रहा है। इस पर्टिकुलर एसेट को मैंने होल्ड कर रखा है, विच इज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। प्रोडक्शन, हाँ, हमारी शू मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, हमने एक पर्टिकुलर मशीनरी ली है जो रबर को मोल्ड करके उससे सोल बना रही है, वाह, तो बेटे वो प्रोडक्शन में काम आ रही है। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बेटे सप्लाई ऑफ सर्विसेज में सर क्या आएगा, बेटे मेरी कोई एजुकेशन की सर्विस मैं देता हूँ, उसके अंदर मैंने लैपटॉप ले रखा है, प्रोजेक्टर है, वो सब कुछ है, वो इक्विपमेंट्स को मैंने हेल्ड किया रहा है ताकि मैं तुम्हें, आप सबको सर्विस दे सकूँ। ठीक है, या फिर रेंटल पर्पसेस, बेटे मेरी गाड़ियों का बिजनेस है, मैंने गाड़ियां ले लेके रेंट पे चढ़ा रखी है, वो मैंने प्रॉपर्टी, वो मेरी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जो मैंने आगे रेंट पे चढ़ा रखी है। और फॉर पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हमें समझ में नहीं आता, बेटा जिसका शू मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री थी ना, उसका एक ऑफिस भी था, उस ऑफिस के अंदर उसने एसी लगा रखा है, लैपटॉप ले रखे हैं, वो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, उसने ऑफिस की बिल्डिंग बना रखी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए रखे हैं, ना कि प्रोडक्शन के लिए। अगर हम इधर कहते हैं सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसने जो एसेट लिया उसको हम डीरिकॉग्नाइज कर देंगे, उसको हम प्लांट प्रॉपर्टी मानेंगे नहीं, नहीं, उसको भी हम मानेंगे। आपको एक पर्टिकुलर ए पॉइंट समझ में आता है। इसका एक और पॉइंट, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने एक खर्चा किया,
जनरली वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप 12 मंथ से ऊपर होल्ड करोगे, तभी आप अपनी बुक्स के अंदर लेके जाओगे। सर अगर 12 मंथ से कम है तो हम उसको, हमारी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट नहीं है वो, नहीं बेटा, तब अगर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट नहीं है तो आप उसको पीनल के अंदर राइट ऑफ कर दो। सर क्यों राइट ऑफ कर दे हम, 12 मंथ हमारा तो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है। बेटा 12 मंथ से कम का खर्चा है ना, आप उसको अगर 2-3 साल में बाइफर्केट नहीं कर सकते तो आप उसको एसेट बनाने का फायदा ही क्या। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एसेट 12 महीने से ऊपर का बेनिफिट नहीं दे रहा तो वो आपका एसेट नहीं है, तब आप उसको राइट ऑफ कर दो। आपने उस 12 महीने उस पूरे एसेट को यूज कर लिया। बात समझ में आती है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, हमने इसका डायग्राम भी बना दिया, आपको इजी रहेगी पढ़ने के लिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक कंडीशन क्या है, किस लिए हमने उसको हेल्ड कर रखा है, या तो प्रोडक्शन में काम आ रहा है, या सप्लाई ऑफ गुड्स में काम आ रहा है, या सर्विसेज में काम आ रहा है, या हमने रेंटल के लिए होल्ड कर रखा है, या हमने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए होल्ड कर रखा है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। बस यही है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम कह रहे हैं, हमने हर बार हम पढ़ते हैं कि कोई कोई चीजें, हम प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है, हमारा यही पढ़ने का तरीका है कि हम बताते हैं कि ये वाला एएस किस किस चीज को कवर नहीं करता। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाला एएस इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और लॉजिक से इसने बोला ये एएस 10 बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बीरर प्लांट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इन्होंने कहा ये एएस उस पर नहीं लगेगा। सर बायोलॉजिकल एसिड्स क्या है, ब्यूरल प्लांट क्या है, हमें पता ही नहीं। बेटा बायोलॉजिकल एसिड्स, ये लिविंग बीइंग के ऊपर बात कर रहा है वो। हाँ, कोई भी बायो, ये आपका एक बायोलॉजिकल एसेट है। जैसे वीट फील्ड एक बायोलॉजिकल एसेट है। आपने वीट की खेती कर दी, वीट लगा दिया, अब उसको आप कल्टीवेट करोगे, वो उसी समय खत्म है। इतनी बात हमें समझ में आती है। और अगर आपके पास कोई लाइव स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर आपके पास कोई लाइव स्टॉक पड़ा हुआ है, लाइव स्टॉक बोलो तो आपके पास हॉर्स है, आपके पास काव है, काव की पूरी डेयरी है, वो आपका एसेट है। ये वाला पर्टिकुलर एएस कहता है वो आपका एसेट नहीं है, अदर देन बियरर प्लांट। उन्होंने सिर्फ बियरर प्लांट बियरर प्लांट क्या होते हैं बेटे, कोई ऐसा ट्री बना लगा रखा आपने जो आपको हर साल कोई ना कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देगा, जो साल दर साल आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, साल दर साल साल दर साल आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देके जा रहा है। जैसे कि मैंगो ट्री, वो आपको हर साल मैंगो ट्री दे रहा है, मैंगो ही मैंगो, आपके अंदर इतने सारे मैंगो इकट्ठे करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो एक बेरर प्लांट है। हमें बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें इतनी बात समझ में आती है। और ये एस किस पे अप्लाई नहीं करता, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट हम उसको नहीं मानेंगे जो कोई वेस्टिंग एसेट है। जैसे कि अगर हमें कोई मिनरल का राइट, कोल की माइन अगर हमें मिल गई तो वो वेस्टिंग एसेट है, उसको इसके अंदर हम कवर नहीं करेंगे, वो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अंदर नहीं आता। क्योंकि हम वो वेस्टिंग एसेट को खरीदते हैं और जितना हम उसको यूज करते हैं उसके अलग तरीके हैं उसके एक्सपेंस को, डिप्लीशन एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसलिए वो इसके अंदर डेप्रिसिएशन वाले पार्ट में वो नहीं आता, उसके अंदर डिप्लीशन एक्सपेंस होता है। ओके, हाँ सर हमें समझ में आता है। देखो बेटा, कोई फील्ड आपको दिखाई दे रही है, जितना यूज करते रहेंगे उतना हम उसको डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एएस 10 किस पे एप्लीकेबल नहीं है, बायोलॉजिकल एसेट अदर देन बीरर। उसने कहा बीरर प्लांट को आप प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट मान सकते हैं, बट उसके अलावा कोई बायोलॉजिकल एसेट्स है उसको हम इस एज के अंदर हम कवर नहीं करेंगे। ओके, वेस्टिंग एसेट, जैसे कि हमारे पास कोई कोल माइन का राइट हमें मिल गया, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। रिकॉग्निशन के बारे में बात करें, हमें क्लियर हो गया पीपीई की डेफिनेशन क्या है, हम समझ गए प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट किस पे लगता है किस पे नहीं लगता है। अब हम कह रहे हैं कि हमें रिकॉग्नाइज करना है, हम कितना अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करें। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली। इधर बात है, अगर आपको किसी अपने एक पर्टिकुलर प्लांट एंड इक्विपमेंट को एसेट एसेट रिकॉग्नाइज करना है, वो आप तभी कर सकते हो, अगर उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है बेटा, कोई अगर आपको एसेट मिला, आपने कोई एसेट लिया, उस पर्टिकुलर एसेट से आपको आगे जाके कुछ सालों तक आपको बेनिफिट होने वाला है, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट है आपको फ्यूचर टाइम के अंदर, तभी आप उसको एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सर हमें उसके फ्यूचर बेनिफिट कोई नहीं है, अगर आपको कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, उसको इम्पेयर करके खत्म कर दो। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट ओनली इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। बेटे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट उसको फ्लो होगा तभी तो ये आपका एसेट है। अगर आप बोलते हो ये मेरा एसेट है, जनरली जो फादर लोग होते हैं वो अपने सन, अपनी डॉटर या अपने सन को कहते हैं ये मेरा एक एसेट है, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, आगे जाके वो उसका हेल्प करेगा, जो उसका सन, आप अच्छे सन हो अच्छे डॉटर हो, आपको हेल्प करनी है, ठीक है, तभी आपको एसेट बोला जाता है, लाइबिलिटी तभी नहीं बोलते आपको। इसका सेकंड पॉइंट,
द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अच्छा, यहाँ पे हम फेल हो जाते हैं, हम कॉस्ट नहीं रिलाय कर सकते ना सन या डॉटर की। इसने कहा कि अभी अगर हमें बुक्स के अंदर, हम बुक्स पे आ रहे हैं, फालतू की बात नहीं, अगर हमें बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है, हमारे घर वाले को बुक्स तो बनाते नहीं थे कि हमारे मेरे बेटे की कॉस्ट इतनी है, मेरी डॉटर की कॉस्ट इतनी है, नहीं ना। अगर हमें बुक्स बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पेक्ट में, अगर आपको कोई एसेट को रिकॉग्नाइज करना है, अगर आपको कोई एसेट को रिकॉग्नाइज करना है, उसकी कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए ना, कि आप अपनी मन मर्जी से उसकी कॉस्ट लिख दोगे। बेटा जो बुक्स के अंदर आता है वो हमेशा फैक्ट्स के ऊपर होता है कि हाँ इसके अंदर मेरे पास इतनी कॉस्ट है। अगर उस कॉस्ट के पास मेरे पास अगर कोई फिगर नहीं है तो मैं उसके वैल्यूअर से बोलूंगा इसकी कॉस्ट आप मुझे बताइए। इतनी बात समझ आती। रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या चीजें दो इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्लस आपके पास लिखने के लिए कुछ कॉस्ट होनी चाहिए। ओके। An enterprise evaluates under recognition principle all its costs on property, plant and equipment at the time they are incurred. उन्होंने कहा जब हमारी कॉस्ट इंकर हुई हम तभी उस कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे। इसके अंदर दो बातें आती हैं। एक, इनिशियली जब मैंने एक एसेट को लिया, देखो बेटा एसेट आ रहा है, एसेट आ रहा है, मैंने उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पेमेंट करी, जो पेमेंट करी, जैसे मैंने उस एसेट के लिए कोई चेक दिया कि हाँ ये एसेट मेरा हो गया, उसको लाने का खर्चा, ये हमने इन्वेंट्री में भी ऐसे पढ़ा था, उसको लाने का खर्चा, उसके इंश्योरेंस, मेरे यहाँ पे इंस्टॉल कराने का खर्चा, मैंने इंस्टॉल करा रहा हूँ वो एसेट के लिए, मैंने प्लेटफॉर्म बनवाया, मैंने लेबर मंगवाई, मैंने एक प्रोफेशनल को मंगवाया कि हाँ भाई अच्छे से इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस, वो सारे के सारे मैं इनिशियली रिकॉग्नाइज कर दूंगा कि ये मेरा एसेट है। ये जो खर्चा मैंने हर एक खर्चा इसके ऊपर किया, इसका मेरे को आगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैं सारे खर्चे को अभी अपनी पीएनएल में ना लेके जाके ओवर द पीरियड, ये एसेट में जब तक यूज करूंगा ओवर द पीरियड इसको डेप्रिसिएट करूंगा। समझ सर, ये डेप्रिसिएशन क्यों आया, हम एक बार में सारे एसेट को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते थे? बेटा मेरी बात सुनो, एक एसेट से आप बेनिफिट 5 साल तक अगर उठाओगे तो उसके खर्चे को आप एक साल के अंदर ले सकते हो। बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, वही फेल हो गया इधर। अगर आपको 5 साल तक एक पर्टिकुलर एसेट का बेनिफिट मिलेगा, आप उसका एक्सपेंस भी 5 साल में लो। उस पर्टिकुलर 5 साल में आप 5 साल में रेवेन्यू कमाओगे तो उस 5 साल में उसका एक्सपेंस भी लेंगे ना आप उस एसेट का। हाँ सर हमें अब क्लियर है, पहले क्लियर नहीं था। ठीक है, इसका बी पॉइंट क्या है, सब्सिक्वेंटली हमने इनिशियल रिकॉग्नाइज कर दिया, ठीक है, सब्सिक्वेंटली टू ऐड रिप्लेस पार्ट ऑफ और सर्विस इट। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर हमने सब्सिक्वेंट खर्चा किया, सब्सिक्वेंट खर्चा रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर मैंने खर्चा किया उसको मैं रिकॉग्नाइज करूंगा नहीं। इसके अंदर हमने अगर सब्सिक्वेंटली कोई मेजर खर्चा किया जिससे हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स और बढ़ गए, कुछ सालों के लिए बढ़ गए या अमाउंट वाइज बढ़ गए, तो मैं उस खर्चे को रिकॉग्नाइज करूंगा, क्योंकि इस खर्चे की वजह से, सब्सिक्वेंट खर्चे की वजह से मेरी आगे जाके इनकम बढ़ने वाली है। समझ में आती है बात? हाँ। अगर मैं कोई रेगुलर रिपेयर या सर्विस करवा रहा हूँ उसको मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस पीएनएल के अंदर ले जाऊंगा, ये तो हर साल का खर्चा है, ये तो हर साल का खर्चा है, इसको आप पीएनएल में ले जाओ। सर हमारी जो रिपेयर्स का खर्चा है वो 2 साल में एक बार होता है। हाँ बेटा आप उसको 2 साल में डिवाइड कर सकते हो, आपने एक साल पेमेंट करी, बोलो ये मेरे 2 साल तक रिपेयर्स है, तो एक का प्रोविजन बना के कहो कि मैं इसको अगले साल क्लेम करूंगा। बेटा लॉजिक वाइज चलोगे सब कुछ क्लियर रहेगा। आगे चलते हैं, फालतू की बातें नहीं। ठीक है, मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन। अब हम रिकॉग्नाइज करने आ रहे हैं, उसको हम कैसे कैसे उसको मेजर करेंगे। ठीक है, एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट क्वालिफाइज फॉर रिकॉग्निशन एज एन एसेट। कैसे क्वालिफाई करेगा एसेट? दो बातें, शुड बी मेजर्ड एट इट कॉस्ट। भाई जो इनको बात होती है कि जो आपने कॉस्ट दी आप उसी पे रिकॉग्नाइज करोगे, उसी में बुक्स में आएगा, जितने का आपको इनवॉइस मिला वही आपकी कॉस्ट है, प्लस आपने कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंस की हम उसको भी मान लेंगे, जैसे इंस्टॉलेशन। एलिमेंट्स क्या क्या है कॉस्ट में, अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, परचेज प्राइस इंक्लूड परचेज प्राइस, वेरी बेसिक, परचेज प्राइस तो होगा ही होगा। सेकंड, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एज इन कि आपने कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया, इंस्टॉलेशन का खर्चा दिया, कोई प्रोफेशनल को बुलाया जिसने जिसने आपको देखा कि हाँ ढंग से ये इंस्टॉल हो रहा है नहीं हो रहा। डन। इसके अंदर थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या है, डीकमीशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज। सर हमें तो इसका कुछ मतलब पता ही नहीं बेटे। डीकमीशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटी का क्या मतलब है, आज जब ये मैंने एसेट लिया, मुझे पता है कि आज से 5 साल बाद जब मैं इस एसेट को डीकमीशन कर दूंगा, ये एसेट ले जाओ मेरी आंखों के सामने से, इसको मैं कहूंगा निकल जा मेरे आंखों के सामने से, या मैं इसको रिस्टोर करूंगा, मेरे को पता है ये एसेट 5 साल तक चलेगा और मेरे को इसको रिस्टोर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डीकमीशनिंग की। मेरे को पता बेटे बड़े बड़े ऑयल रिग्स लगते हैं, हम समुद्र में जाके हम सी के अंदर जाके ऑयल रिग्स लगाते हैं। आपने जब वो ऑयल रिग को वहां पे लगाया, उसकी कॉस्ट पर खरीद के लाना ऑयल रिग, उसको लगाना, वो तो उसकी कॉस्ट है ही है, बट आपकी गवर्नमेंट
वहाँ के जो मेरीटाइम के जो लॉज हैं वो कहते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑयल रिग को निकाल के भी लेकर आना है आपको, तो वो भी आप इनिशियली रिकॉग्नाइज करो क्योंकि आपकी कॉस्ट है। जब आप सारा ऑयल वॉइल निकाल लोगे, सब कुछ खत्म कर दोगे रिसोर्सेज को, उसको आप वैसे नहीं छोड़ सकते, उसको आप डीकमीशन करके बेटे कितने करोड़ रुपए लग जाएंगे हमें उसको निकाल के अगर लेकर आना है। हमें आज जब हमने ऑयल रिग लगाया, हमें समझ में आ गया कि वो कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा, तो हम उसको आज ही, आगे की कॉस्ट को हम आज ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हमें आगे जाके उसको डीकमीशन करना है, उसकी कॉस्ट हमें आज ही निकाल के हमें आज ही ऐड करके निकाल ले, फेयर वैल्यू करके हम आज ही उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे कि ये हमारी कॉस्ट के अंदर आ गया। और जिस जब डीकमीशन हो आप तभी ले लेते हैं बेटा। जैसे ऑयल रिग की डीकमीशनिंग की कॉस्ट एक पर्टिकुलर, जैसे 10th ईयर में, लेट्स से 10th ईयर में डीकमीशनिंग की कॉस्ट है 50 करोड़। हाँ बेटा हो सकती है, इतना आंखें फैलाने की जरूरत नहीं है, हमने 50 करोड़ पर डीकमीशन करने के लिए दिए। हाँ, अब अगर मैं डीकमीशन के लिए उसको 50 करोड़ दिए, हम 5th ईयर के अंदर, ओ सॉरी 10th ईयर के अंदर हम अपनी पीएनएल के अंदर 50 करोड़ रुपीज को डेबिट कर देंगे। हमारे इन्वेस्टर्स कहेंगे ये क्या मतलब है, 50 करोड़ रुपीज का एकदम से कॉस्ट कैसे आ गई। तो जो इन्वेस्टर थे वो कहते हैं आपको ये स्टार्टिंग के अंदर पता था कि 50 करोड़ रुपीज की कॉस्ट आने वाली है, अब इसको पूरे 10 ईयर्स के अंदर 5-5 करोड़ करके राइट ऑफ करते तो बेटर रहता। हमने कहा यू आर राइट। आपको उसकी इन्वेस्टर की बात समझ में आई? इन्वेस्टर इज ऑलवेज राइट। उसने बोला इसको 10 ईयर के अंदर आप बाइफिकेट करो, हमने कहा हमने आपकी बात मान ली। 10 साल बाद हमारा डीकमीशनिंग का इतना एक्सपेंस आना है, हम उसको आज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम उसका एक्सपेंस 10 साल तक लेंगे। बात समझ में आती है? थम्स अप। अब इसके अंदर क्या क्या एक्सक्लूड होता है, हम इसके एक्सक्लूजन की बात करें कि प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को जब, तीन बातें तो ये इंक्लूड होगी, उन्होंने कहा कुछ स्पेसिफिक चीजें जो हम एक्सक्लूड कर देंगे। क्या? ओपनिंग, ये कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस, सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट। बेटे कोई न्यू फैसिलिटी आप कर रहे हो, उसका इनॉग्रेशन कॉस्ट, वो आपका कोई भी उस पर्टिकुलर एसेट को चलाने के लिए वो कॉस्ट है? नहीं 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 नहीं। वो एसेट को क्या रनिंग पोजीशन में आने के लिए वो कॉस्ट है? नहीं 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 नहीं। आगे, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। बेटा कोई प्रमोशनल, अब मैंने मैंने क्या कहते हैं, मशीनरी लगाई है, आइए आइए देखने आइए, वो आपका एडवर्टाइज कर रहे हो आप, ओके सर। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, इसका कोई कॉस्ट होता ही नहीं। हमने कोई कॉस्ट, वो कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, ये वो सारा हम कैपिटलाइज कर दे? नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरऑल, सर हमें पता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का अगर कॉस्ट है वो तो आपके पीनल के अंदर जाना ही जाना है। कोई ओवरहेड का कॉस्ट है वो आपके पीनल के अंदर जाना है, उसका 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 हमारे एसेट से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। अगर हम उस एसेट को ऑपरेट कर रहे हैं, बेटा ऑपरेट आप कर रहे हो, उस ऑपरेशंस के लिए आपका इनकम हो रही है, उस पर्टिकुलर अगर आप एसेट को ऑपरेट करोगे, वो आपका एक्सपेंस है ना ऑपरेट करने का, तो आप उसको पीनल के अंदर ले जाओ, उसके अंदर डिप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन नहीं आता। और क्लियर, क्लियर, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी हमें क्लियर। आगे, अब हम एग्जांपल्स पढ़ने आ रहे हैं, काफी ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? ठीक है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर ये एम्प्लॉय का कॉस्ट आ गया, सर ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ये नहीं आ सकता, हमें पता है बेटा, ये आ सकता है। कैसे आ सकता है सुनो, मेरे कोई एम्प्लॉयज थे, मैंने उनको ही काम दिया कि आप ये एसेट को बनाइए। बेटा मेरा काम क्या है, मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है मतलब मैं बिल्डर हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अपने बड़े सारे लेबर्स हैं, ठीक है। अब मैंने उनको बोला कि आप मेरे लिए एक बिल्डिंग बनाओ। अगर मैं अपने लिए कोई अगर एसेट बना रहा हूँ, जो मेरे एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कैपिटलाइज होगा क्योंकि वो मेरा स्टॉक के अंदर नहीं जा रहा। वो बिल्डिंग में मैं अपने एम्प्लॉयज को रखूंगा, खुद रहूंगा, मेरा ऑफिस है वो। तो जो एम्प्लॉयज ने काम किया उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। आपको बात समझ में आती है कि अगर आप देखोगे कि एम्प्लॉय का खर्चा हम सीधा सीधा मना कर दें, ऐसा नहीं। अगर एम्प्लॉय ने कोई डेडिकेटली काम किया एसेट को एक्वायर या बनाने में, तो हम उसकी कॉस्ट के अंदर उसको लेके जाएंगे। बात समझ में आती है? अगर मेरी बात सुनो, अगर कोई हमारे पास प्रोफेशनल हमें हायर करना होता, हमने प्रोफेशनल की जगह एक एम्प्लॉय रख लिया कि आप इस एसेट को बनाने के लिए, इस एसेट को लाने के लिए और इसको ऑपरेट करने के लिए हमने एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय रख लिया। बेटे जब तक हम उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, जब तक वो एसेट एक्वायर होकर लग रहा है, बड़े बड़े जैसे ऑयल रिग्स हैं उसको अगर लग रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिक एम्प्लॉयज है, इन एम्प्लॉयज को जो भी पेमेंट जा रही है वो इस ऑयल रिग, बेटे पूरी टीम होती है एम्प्लॉयज की, वो पूरी एम्प्लॉय की टीम, इसके जो एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन जो एम्प्लॉय की टीम है, इनकी सैलरी को भी आप रिकॉग्नाइज कर दोगे। कैसा? एज ए प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। बात समझ में आई? हाँ सर हमें समझ में आई। हम आंखें बंद करके अगर एम्प्लॉय की कॉस्ट होगी इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। बेटा आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, आगे बताओ। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, अगर हमें साइट प्रिपेयर करनी है, हमें कोई प्लेटफॉर्म बनाना है कोई प्लांट एंड मशीनरी के लिए, तो वो डेडिकेटेडली उस प्लांट एंड मशीनरी के लिए प्लेटफॉर्म बना है,
उसको भी हम उसकी प्लांट एंड मशीनरी की प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में ऐड कर देंगे। सी, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। सर इजी है, डिलीवरी तक के जितने कॉस्ट हैं हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, वेरी इजी। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। अच्छा, अभी जब हम टेस्ट रन करते हैं ना, टेस्ट रन हमने चलाया कि हाँ इससे जो आउटपुट निकल रहा है, जो जो भी टेस्टिंग वाला काम होता है ना कि हाँ टेस्ट करके जो हमने थोड़े बहुत एक्सपेंसेस किए, वो सारे के सारे कैपिटलाइज होते हैं कि हमें चेक करना है कि ये एसेट ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा। वो हमने कोई किसी को सर्विस देने के लिए नहीं चलाया था, हमने एसेट को टेस्ट करने के लिए चलाया था। मेरी टेस्टिंग एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा होते हैं कि आपको बार बार टेस्ट करना पड़ता है, तो हमने जो टेस्ट किया कभी कभी 100 200 टेस्ट हो जाते हैं, वो टेस्टिंग के एक्सपेंस को आप एक साल में नहीं, ये टेस्ट आपने आगे 10 सालों के काम करने के लिए किया था। ओके सर, परफेक्टली क्लियर। प्रोफेशनल फीस रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। ओके, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉस्ट नहीं आएंगे। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, ये तो ये वही वापस रिपीट हो गया। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सर्विस प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और अ न्यू क्लास। हाँ, दिस इज नॉट हमारा कोई, हमारा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल, इजी इजी, ये वाले कॉस्ट आएंगे ही नहीं। ठीक है, अब बात आई आफ्टर रिकॉग्निशन। आज पिछले वाली बात इजी बात थी कि हमें इनिशियली क्या रिकॉग्नाइज करना है, उसके अंदर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, डीकमीशनिंग एंड रेस्टोरेशन वाला, जो कि आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं रिकॉग्नाइज हो गया इनिशियली, अब आफ्टर उसको हम बाद में कैसे चलाएंगे, बाद में अपनी बुक्स में कुछ उसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ, अब हम इसको पढ़ते हैं। एन एंटरप्राइज शुड चूज ईदर द कॉस्ट मॉडल इन पैराग्राफ 30। सर ये पैराग्राफ 33 क्या है बेटा? जो कोई लॉ होता है ना, जो हम कोई एक्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर सेक्शन का रेफरेंस दिया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर है ना, पैराग्राफ का रेफरेंस दिया जाता है कि हमने ये पर्टिकुलर इस चीज को इस अगर हमने कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज किया तो ऐसा पैराग्राफ इस नंबर 33 ऑफ AS10 में लिखा है। समझ में आती है बात? अगर कभी पैराग्राफ का रेफरेंस है, ऐसे घबराना नहीं है। इसका क्या मतलब है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो पैराग्राफ में लिखा होता है। 33 पैराग्राफ के अंदर कॉस्ट मेथड के बारे में बोला गया or the revaluation model in paragraph 34 as its accounting policy and should apply the policy to the entire class। हमने कहा या तो हम क्या बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कॉस्ट मॉडल की, या हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन मॉडल की। आपके दिमाग में आ रहा है सर रीवैल्यूएशन मॉडल इज नॉट अ गुड मॉडल, ये तो कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, होल्ड ऑन। ठीक है, दिस शुड अप्लाई टू द एंटायर टू एन एंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उन्होंने बोला अगर आप कॉस्ट मेथड यूज कर रहे हो या आप रीवैल्यूएशन मेथड यूज कर रहे हो, तो आपने अगर कॉस्ट मेथड यूज किया तो उस पर्टिकुलर एंटायर क्लास प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट, पूरे क्लास के ऊपर आपको वो मेथड लगाना पड़ेगा। या तो अगर रीवैल्यूएशन है, पूरे क्लास उस प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट पे लगाना पड़ेगा। क्लियर? अब हमें कॉस्ट मेथड भी बताओ सर, रीवैल्यूएशन मेथड भी बताओ। कॉस्ट मेथड में पढ़ेंगे, इजी से स्टार्ट करते हैं। After recognition as an asset, an item of property, plant and equipment should be carried at its cost. Cost जो तो हमने पेमेंट करा, कितना लाने में खर्चा पड़ता, सारा कॉस्ट लेस any accumulated depreciation and any accumulated impairment loss। accumulated depreciation क्या है? जो आप ईयर ऑन ईयर डेप्रिसिएशन लगाए जा रहे हो, ईयर ऑन ईयर डेप्रिसिएशन लगाए जा रहे हो, उस डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करके आप उसकी कॉस्ट से माइनस करते रहोगे। हाँ, ये क्या मतलब, ये क्या बोल दिया आपने? मैंने कॉस्ट किया 100 रुपीज का, मैंने फर्स्ट ईयर 10 रुपीज की डेप्रिसिएशन चार्ज करा। ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड में क्या दिखाऊंगा, कॉस्ट इज 100 लेस 10, जो मेरा एसेट का कॉस्ट है 90। सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर मैंने कॉस्ट लिखा 100, मैंने डेप्रिसिएशन 10 रुपीज और लगाया। अब मैं डेप्रिसिएशन लिखूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 10 रुपीज जो मैंने ईयर 2 में लगाया, 10 रुपीज जो मैंने ईयर 1 में लगाया था, तो यहाँ पे होगा 20 रुपीज। वैल्यू ऑफ एसेट जो मैं कैरी कर रहा हूँ दैट इज 80, माइनस करके 100 माइनस 20, 100 इज द कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 इज इक्वल टू जो मेरा उस पर्टिकुलर एसेट का वैल्यू ऐसे में वो है 80। इतना समझ में आता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको समझ में आता है, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। धीरे धीरे मुझे लगा ये एसेट से नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको वैल्यू को ड्रास्टिकली रिड्यूस करता गया। तो उसको भी अगर मैंने कोई ऐसा इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया, उसको भी मैं एक्यूमुलेट करके उसमें से माइनस करता रहूंगा। सेम एज डेप्रिसिएशन, मतलब उसका ट्रीटमेंट ऐसा है, बट इम्पेयरमेंट के भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं, बट मैंने आपको भी बता दिया कि इम्पेयरमेंट लॉस उसका भी एक अलग स्टैंडर्ड है बेटा, आपके पेपर में नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, अब इम्पेयरमेंट अगर आपने कर दिया, आपने वैल्यू को गिरा दिया, उसको भी आप एक्यूमुलेट करके माइनस कर दीजिए अपने एसेट कॉस्ट में से माइनस हुआ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट में से माइनस हुआ इम्पेयरमेंट लॉस, उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आफ्टर रिकॉग्निशन एज एन एसेट
एन आइटम ऑफ पीपीई शुड बी कैरिड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एनी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। डन। अब आता है हमारा रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड से क्वेश्चन बन सकता है, हम इसको पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी बात ये है कि रीवैल्यूएशन मॉडल अच्छा है कि नहीं है। ऐसे ही बात उठी पहले कि ये रीवैल्यूएशन मॉडल में तो मैनेजमेंट अपनी चलाएगा, वो किसी भी एसेट को ऊपर 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 रीवैल्यू कर देगा अपने। अभी अगर एक एसेट को रीवैल्यू कर रहा है, एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहा है, तो उसका दूसरा इफेक्ट क्या होना चाहिए बेटा? अगर एसेट बढ़ रहा है तो आपकी इनकम या फिर आपकी रिजर्व एंड सरप्लस भी तो बढ़ेंगे ना। आपको बैलेंस शीट को मैच करना है। बात हमें समझ में आती है, इसको हम थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। ये रीवैल्यूएशन मॉडल आया कि जो मैनेजमेंट था, जो बड़े बड़े जो स्कॉलर थे, वो कहते हैं आप एसेट को रीवैल्यू क्यों नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ आप एसेट को रीवैल्यू करो। अगर आप उसको प्रूव कर सकते हो इस पर्टिकुलर एसेट को मैं रीवैल्यू कर रहा हूँ, इससे मेरे को आगे जाके बेनिफिट ज्यादा मिलने वाले हैं, तो मैं उसको रीवैल्यू कर रहा हूँ। मैं पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन दूंगा। कॉलेज को कहा हाँ बात तो ठीक है यार, रीवैल्यूएशन अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है। बेटा जनरली ये नीचे रीवैल्यू करते हैं, हम जनरली एसेट को नीचे लेके जाते हैं, ऊपर कम ही केस होते हैं, हम नीचे लेके जाते हैं। तो ये उसकी बात चल रही है, ठीक है। अब हमें बताओ, अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं एक डेफिनेशन। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग आफ्टर रिकॉग्निशन एज एन एसेट एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट whose fair value can be measured reliably। बट कीवर्ड इज फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली शुड बी कैरिड एट अ रीवैल्यूड अमाउंट। हमें पता है, हमने उसको मेजर करना है, हमें पता है फेयरली रीवैल्यू कर रहे हैं, हमने अपने नोट्स टू अकाउंट में लिखा है सब कुछ कि हमने क्यों इसकी वैल्यू को बढ़ाया या कम किया, हमने सब कुछ बताया। should be carried at revalue amount, being its fair value at the date of revaluation less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment loss। ठीक है, revaluation should be made with sufficient regularity to ensure that carrying amount does not differ materially from which would be determined using fair value at the balance sheet date। सर हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इसमें लिखा क्या है। बेटा रिवैल्यूएशन अगर आप कर रहे हो, आप उसको पीरियड डे पीरियड उसको रीवैल्यू करोगे, उसका फेयर वैल्यू दिखाने के लिए अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हमने रीवैल्यूएशन अप्लाई किया तो उसको आप ऐसे नहीं कि जब बढ़ गया तो अभी आपने रीवैल्यू करके छोड़ दिया, अगर आगे जाके उसकी वैल्यू कम होती है तो आपको वो भी रिकग्नाइज करना है कि वो उसको फेयरली अपने इन्वेस्टर्स को दिखाए। सर हमें बात समझ में आती है, हमें बात समझ में आती है, ठीक है। अब बताओ कि रिवैल्यूएशन में हम दिखाएंगे कैसे। बेटा देखो, आफ्टर रिकॉग्निशन एज एन एसेट एंड आइटम ऑफ पीपीयू फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली शुड बी कैरिड। हम पता है उसको फेयर वैल्यू पे वैल्यू कर सकते हैं एसेट को, तो हम उसको रीवैल्यूड अमाउंट पे दिखाएंगे। उसको हम लिखेंगे कैसे, फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। हमने रीवैल्यू करके उसकी कितनी वैल्यू हमें समझ में आती है हमने उतनी रख दी, लेस जो उस पर डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं। अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो आगे जाकर डेप्रिसिएशन भी ज्यादा हो जाएगा, वैल्यू कम होगी तो आगे जाकर डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा। हमने उसकी फेयर वैल्यू लिखी, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। बात वही आती है, इसमें बस ऊपर वाली कॉस्ट की जगह हमने क्या लिख दिया, फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। आपको सर हमें फेयर वैल्यू निकालनी, बेटा वो वैल्यूएट का काम है, आपको नहीं करना, चिल, ठीक है। और नीचे आ गई इसमें कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू कितने एक पर्टिकुलर एसेट की, सेम है, बस एक बात चेंज हुई कि फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। उस फेयर वैल्यू को आप ढंग से रिलायबली मेजर कर सके तभी आप रिवैल्यू करें, नहीं तो आप इस काम में ना पड़े, ठीक है। The fair value of item of property, plant and equipment is usually determined from market-based evidence by appraisal that is normally undertaken by professional qualified valuers। वो कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड वैल्यूअर्स हैं उनकी रिपोर्ट पे ही हम कहेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर एसेट को रीवैल्यू करना ठीक है या नहीं है। सर ऐसा कौन सा इवेंट आया कि हमें रीवैल्यू करना पड़ गया? बेटे मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपका जो पुराना एसेट है उसको कोई देख ही नहीं रहा, उस एसेट पे आपने इतना खर्चा कर दिया बट उस पर्टिकुलर एसेट को देख नहीं रहा कोई। जनरली ऐसा हेल्थ केयर बिजनेस के अंदर होता है, जो बड़ी बड़ी मशीन होती है ना, और ओवर द नाइट अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो जो पुरानी मशीन थी, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मशीन इंस्टॉल करी थी, वो ओवरनाइट ऑब्सलीट हो जाती है कि हाँ ये मशीनरी अब काम की नहीं रही। अब अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ गई, जो सारे के सारे पेशेंट्स हैं वो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं। आपको बात समझ में आती है कि रीवैल्यूएशन करना क्यों पड़ गया? रीवैल्यू करके हमने उसकी वैल्यू को नीचे कर दिया, ठीक है। बहुत कम केसेस में हम रिवैल्यू करके हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुन,
इफ एन आइटम ऑफ अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रीवैल्यूड द एंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड पूरे क्लास के पूरे उस पर्टिकुलर पूरे एसेट्स को आपको अगर आपने रीवैल्यूएशन मेथड को अप्लाई किया तो सबको रीवैल्यू करो। आपकी कन्वीनियंस पे नहीं है, आपने किसी एसेट को कहा हाँ ये एसेट बढ़ रहा है तो इसको मैं रीवैल्यू कर देता हूँ, और दूसरा एसेट नहीं बढ़ा तो मैं उसको रीवैल्यू नहीं करता। पूरे पूरे क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पर्टिकुलर क्लास, उस पूरे क्लास के ऊपर आप रिवैल्यूएशन करो। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं कि क्लास के अंदर आता क्या क्या है। अ क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज ग्रुपिंग। हम कौन से ग्रुप को रिवैल्यू कर रहे हैं? ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स ऑफ सिमिलर नेचर, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग्स। अगर हम मशीनरी को रिवैल्यू करो, सारे पूरे पूरे ब्लॉक को मशीनरी को रिवैल्यू करो। शिप्स, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, अगर आप मोटर व्हीकल को रिवैल्यू करो, सारी मोटर व्हीकल को करो, बेंटले को भी करो, एस्टन मार्टिन को भी करो, रॉल्स रॉयस को भी करो, हुंडई को भी करो, ठीक है, ट्रक्स को भी करो, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ऑफिस इक्विपमेंट एंड बियर प्लांट्स इसका पार्ट है, ठीक है, इसलिए आ गया। अगर आपको रिवैल्यू करना है, पूरे के पूरे क्लास को आप रिवैल्यू करो, उसके बारे में नोट्स में आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों रिवैल्यू किया, क्या रीजन से, कौन सा प्रोफेशनली क्वालिफाइड वैल्यूअर है जिसने कहा कि रिवैल्यू करो, ऐसे मार्केट कंडीशंस क्या थे कि आपको रिवैल्यू करना पड़ गया। मैंने आपको जनरली कहा नीचे रिवैल्यू होता है, एक केस के अंदर क्या हम ऊपर वैल्यू का भी एग्जाम्पल लें। बेटा कोई मशीनरी थी जो आप बाहर से इंपोर्ट करते थे, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा इसके इंपोर्ट पे बैन, आपकी बातचीत खिल गई, मतलब यू स्टार्टेड स्माइलिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मार्केट के अंदर अगर उस पर्टिकुलर एसेट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वो मार्केट में कम बनेगा। तो आपने कहा ये वाला पर्टिकुलर एसेट जो मैंने पहले इंपोर्ट कर लिया था, इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आज ड्रास्टिकली बढ़ गए हैं, क्योंकि आगे से मेरे कॉम्पिटिटर्स ये पर्टिकुलर मशीनरी को इंपोर्ट नहीं कर सकते, और मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया। ये जो एसेट मेरे पास पड़ी है इसकी वैल्यू ज्यादा है। सेंस बनता है? हाँ सर बनता है। तो बेटा वो रीवैल्यू करके अपने इन्वेस्टर्स को बता सकता है कि ये मशीनरी चाहे मैंने 1 करोड़ की खरीदी थी, बट आज ये मुझे 5 करोड़ का बेनिफिट देगी आगे आने वाले टाइम के अंदर। हाँ, प्रोफेशनली क्वालिफाइड वैल्यूअर कह रहा है कि ये पर्टिकुलर मशीनरी 5 करोड़ का बेनिफिट देगी, हम रीवैल्यू करेंगे। हम तो अच्छे से बता रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ये जो अगर मैं 1 करोड़ पे दिखाता रहता तो मेरे इन्वेस्टर को पता नहीं चलता कि ये कितना कितना बेनिफिट देगी। मेरे इन्वेस्टर को बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कहा नहीं नहीं, ये 1 करोड़ की दिख रही है बट ये है 5 करोड़ की, ठीक है। अब हमारी बात इतनी हमें समझ में आती है, हमें रिवैल्यूएशन अप डाउन कर ले। अब इस रिवैल्यूएशन अप डाउन के ट्रीटमेंट की बात हम कर रहे हैं, है? इसका क्या ट्रीटमेंट है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द क्रक्स ऑफ रिवैल्यूएशन। अगर आप रिवैल्यूएशन करने वाले हो, आप अकाउंटिंग के इस रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, बैलेंस शीट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अगर आप किसी एसेट को रिवैल्यू कर रहे हो, हम उसको पहले रिवैल्यू ऊपर करें या नीचे करें, हम देखते हैं मैंने क्या इस स्लाइड में लिखा। अच्छा, इन्होंने लिखा पहले हम वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर एसेट, हम पुराने वाले एग्जांपल ले रहे हैं कि कुछ बैन वैन लग गया, मेरी मशीनरी की मैंने खरीदी थी मशीनरी 1 CR की, और मैं उसको रीवैल्यू करना चाहता हूँ 5 CR पे। प्रोफेशनल वैल्यू ने रिपोर्ट दे दी, सारे इन्वेस्टर कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हो, आप 5 करोड़ की वैल्यू कर दो। हमें भी समझ में आती है कि हाँ, कि आगे जाके और कोई इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, मैं इससे आगे जाके बहुत पैसा कमाऊंगा, तो मैं इस एसेट का वैल्यू 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ लिखूंगा, जो मैंने पेमेंट की उससे ज्यादा लिखूंगा, ठीक है। अब 5 करोड़ पे मैं एडमेंट टू लिखने के लिए मैं लिखूंगा। अब इस 1 करोड़ से जब मैं उसकी 5 करोड़ की वैल्यू लिख दूंगा अपने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अंदर, तो ये 4 करोड़ रुपए कहाँ गए? इसकी बात है, ये 4 करोड़ रुपए मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके जाऊं कि मेरे को प्रॉफिट हो गया? नहीं, मेरे को प्रॉफिट हो गया, मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले जाऊं, मैं अपने इन्वेस्टर्स को बोलूं ये प्रॉफिट हो गया? नहीं, ये प्रॉफिट हुआ नहीं आपका। ठीक है, होगा तो आप अपने एसेट को बढ़ाइए, अपने एसेट को आपने बढ़ाया, और साथ में अपने रिजर्व्स के अंदर रीवैल्यूएशन रिजर्व्स नाम के रिजर्व्स को ऐड कर दीजिए। आपके रीवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ गए 4 करोड़, आपकी एसेट बढ़ गई 4 करोड़, और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस वो आपका बैलेंस शीट होगी मैच। आपको इतनी बात समझ में आती है? हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्यों नहीं लेके गए, आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है। ठीक है सर, इस बात को आप ज्यादा मत बताओ, हमें समझ में आ गया। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने असेट को आज रीवैल्यू करके नीचे ले गए, आपने मान लिया आपको लॉस हो गया, आपने माना कि नहीं माना? आपने माना ना मेरे को आज लॉस हो गया, आप उसको पिछले पुराने सालों के अंदर लॉस को डिवाइड कर सकते हो? नहीं नहीं, पिछले तो सारे साल की बुक्स क्लोज हो गई है। आपने अगर आज डिक्रीज किया असेट को, अगर आपने आज रीवैल्यू करके नीचे कर दिया, आप सारे के सारे अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे, क्योंकि आपने मान लिया आपका लॉस हो गया, आपका एसेट नीचे गिर गया है। हाँ सर, हमें समझ में आती है, भावोगे हो ना बेटा, आपको समझ में आता है आपने क्यों डेबिट करके लेके गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर? क्योंकि उसकी वैल्यू नीचे गिर गई है।
इसलिए आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले आ रहे हैं। ये दोनों बातों को हम एक थोड़ा सा एक पॉइंट और आगे लेके जा रहे हैं। क्या सर? आज आपके एसेट की वैल्यू गिर गई, सब्सिक्वेंटली आपके एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, उसी एसेट की वैल्यू अगर बढ़ जाती है जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गए, तो आप उस बढ़ी हुई वैल्यू को बैलेंस शीट के अंदर डायरेक्टली लेके जाओगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से लेके जाओगे? बेटा इस केस के अंदर आप डायरेक्टली नहीं लेके जाओगे बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि आपने पहले एक्सपेंस क्लेम कर लिया था, आपने डेबिट कर दिया था अपने प्रॉफिट एंड लॉस को। तो ये स्टैंडर्ड बोलता है अगर आप उसको रीवैल्यू करके ऊपर लेके जा रहे हो तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अपनी इनकम साइड दिखा दो, क्योंकि पहले आपने एक्सपेंस कर दिया था। ये एक बात सारी की सारी लॉजिकल है, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। पहले हमने एक्सपेंस क्लेम कर लिया था, अगर हम इस पर्टिकुलर जिस पर्टिकुलर एसेट को हमने रीवैल्यू करके पहले नीचे किया था, अगर हम उसको ऊपर कर रहे हैं तो हमने जितना हमने एक्सपेंस क्लेम किया था हम उतनी इनकम भी बुक कर सकते हैं। अगर हम इससे ऊपर रीवैल्यू कर रहे हैं तो उस एक्सपेंस के ऊपर का जो इनकम है उसको हम बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व के अंदर रीवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाएंगे। समझ में आती है बात? ऐसे ही ऊपर वाले पॉइंट के अंदर जब हमने एक पर्टिकुलर एसेट को इंक्रीज किया, हमने इंक्रीज करके एसेट बढ़ाया, हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ाया। अब हम कह रहे हैं ये एसेट इतना अच्छा भी नहीं था जितना हमने रिवैल्यू कर दिया। अगले साल हमने कहा हम पहले इसको 1 करोड़ से 5 करोड़ पे ले गए, हमने कहा हाँ 5 करोड़ का दिख रहा है, हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व 4 करोड़ दिखा दिया, हमारी बैलेंस शीट मैच। अब हमने अगले साल आते आते नहीं ये एसेट इतना भी अच्छा नहीं है, अब इसको रिवैल्यू करके 4 करोड़ कर दो। अब मैं ये 4 करोड़ को जब मैंने रिवैल्यू किया तो मैं इस 1 करोड़, जब मैं 5 करोड़ से 4 करोड़ पे आया, इस 1 करोड़ को मैं पीने के लिए लेके जाऊं या मैं अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व को कम करूं? बेटा जब आपने बढ़ाया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ाया था ना, तो आपका लॉजिक क्या कहता है, आप जितना इसको कम करोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व तक अगर आप इसको कम कर रहे हो, तो अगर मैं इसको 1 करोड़ से कम करूं तो अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व को 1 करोड़ से कम कर दो। हाँ सर हमें समझ में आता है कि हमने जब इसको बढ़ाया था तो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ाया था, अगर हम कम कर रहे हैं तो उसको हम रिवैल्यूएशन रिजर्व कम कर देंगे। अगर हम इसकी ओरिजिनल कॉस्ट से भी कम जा रहे हैं, मतलब हमने अगर इसको 5 करोड़ का ले गया था, अगर इसको हम हाइपोथेटिकली अगले साल हमने कहा ये 50 लाख का ही रह गया, तो हम 4 करोड़ के रिवैल्यूएशन रिजर्व को हटा देंगे और बैलेंस 50 लाख रुपीज पीएनएल में ले जाएंगे। ये दोनों बातें समझ में आती है आपको? बातें दिस इज द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात स्टैंडर्ड की यही है। आपको समझ में आती है बात? हाँ सर हमें एकदम क्लियर है। बट ये रिवैल्यूएशन रिजर्व का ये डायग्राम है वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको वापस डाला है। रिवैल्यूएशन अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, हम किसी रिवैल्यू करके एसेट को इंक्रीज कर रहे हैं, क्रेडिट डायरेक्टली टू ओनर्स इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। हम इंक्रीज कर रहे हैं एसेट को, आप रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ाए। एक्सेप्शन क्या है इसके केस के अंदर? एक्सेप्शन व्हेन इट इज सब्सिक्वेंट इंक्रीज। हाँ इसका क्या मतलब? बेटा पहले आपने डिक्रीज किया था फिर आप इंक्रीज कर रहे हो। जब आपने डिक्रीज किया था तब आप पीनल में ले गए थे। हाँ तब अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो पहले उस डेबिट को खत्म करो, फिर हम रिवैल्यूएशन रिजर्व की बात करेंगे। सुनो, recognized in the statement of profit and loss account to the extent that reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in the statement of profit and loss account। आपको समझ में आता है? जितना हमने लॉस रिकॉग्नाइज किया था, अगर हम एसेट को रिवैल्यू करके ऊपर लेके जा रहे हैं तो इस जो हम जितना ऊपर लेके जा रहे हैं पहले इस लॉस को सेट ऑफ करो, उसके बाद आप रिवैल्यूएशन रिजर्व की बात करना। मैंने बहुत समझा दिया यार इसमें तो, ठीक इनफ है ना? हाँ बोलो, थम्स अप दे देना अगर इनफ है। अगर हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं, हमने डिक्रीज किया एसेट को तो हमने चार्ज किया अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। हाँ मेरे एसेट की वैल्यू कम है, मैं डिक्रीज करूँ तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज करके राइट ऑफ, खत्म एसेट। इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है? हम जब भी एसेट को डिक्रीज करेंगे हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर राइट ऑफ कर देंगे। इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन व्हेन इट इज सब्सिक्वेंटली डिक्रीज, मतलब पहले आपने इंक्रीज कर दिया था एसेट को, उसको बाद में आप डिक्रीज कर रहे हो। तो जब आपने पहले इंक्रीज किया था आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ाया होगा, अगर आप उसको अब डिक्रीज कर रहे हो तो पीएनएल में ना जाके इस रिवैल्यूएशन रिजर्व को जो आपने बढ़ाया था उसको पहले कम करो, उसको कम करो, उसको कम करो। अगर ये खत्म हो जाए फिर आप पीएनएल के अंदर जाओ। बात समझ में आती है? बेटा आज हमने रिकॉग्निशन के बारे में पढ़ा। ये थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बड़ा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, इसलिए आज हमने रिकॉग्निशन की बात करी है। आई होप आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है तो प्लीज कमेंट करके थम्स अप लिख देना। आज के सेशन में मैं कह रहा हूँ इतना ही काफी है। आप इसको वापस रिवाइज करिए, इसको पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिए, टेलीग्राम चैनल के अंदर पूछना, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक्स अ लॉट। कल हम इसका डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कल आना मत भूलिएगा। बाय बाय।